फिर मार्क्स भी नहीं, ऐसा नहीं है कुछ कि थोड़ा गलत बोल देंगे तो मार्क्स कम मिल बोल जाएंगे। दिया, कोई बात नहीं, आपको माफ कर दिया जाएगा। अच्छा, एग्जाम से पहले ऐसा रहता है क्या, मतलब इंटरव्यू से ऐसे हाँ, इसमें तो बहुत कुछ होता है, इतना ज़्यादा नहीं बोलना, इतना बोलना है, कैसे बोलना है, थोड़ा बैठना कैसे है, बैठना कैसे, पहनना क्या है। हाँ, नीचे तक दिखोगे आप, पैर नहीं हिलाने, हाथ नहीं ऐसे हिलाते हैं। तो वहाँ पे एक अटेंडर लेने के लिए आता है, असिस्टेंट रहता है इंटरव्यू बोर्ड का। तो मैं उससे बात करने लगा था, कैसा लग रहा हूँ, अच्छा तो दिख रहा हूँ, अच्छा कैसा माहौल है। अब तो ऐसा लगता होगा ना कि दुनिया का कोई भी इंसान मेरे सामने आके बैठ जाए मैं कर दूंगी हैंडल। जी, अब ऐसे लगता है कि एटलीस्ट मार्क्स तो नहीं मिलने, कुछ गलत भी हो जाएगा तो चल जाएगा। बट मेरे घर में भी कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता और मैं तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ती थी। मेरा नहीं हुआ, नहीं तो किसी का नहीं होगा। फिर एसएससी सीजीएल का पेपर देने गई तब भी याद करके नहीं गई थी। आई वाज लाइक होगा तो बढ़िया है, वरना मैं तो यूपीएससी के लिए ही पढ़ रही हूँ। कि इतना ज़्यादा सिलेबस है, अंडर दी सन कुछ भी आ रहा है वो सब कुछ पढ़ना होता है, इतना बिल्कुल सिलेबस नहीं है। हाय, मेरा नाम है सृष्टि और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। 2 दिन पहले यूपीएससी का रिजल्ट आ गया भाई, सिविल सर्विसेज एग्जाम। मतलब अगर मैं इसके बारे में सोचती भी हूँ ना तो मुझे ऐसा लगने लगता है, ओ इतनी पढ़ाई है भगवान, कैसे, मतलब खैर मैं सोचती नहीं हूँ तो छोड़ो। पर मेरे साथ आज 2 गेस्ट मौजूद हैं जो ना वो सिर्फ क्लियर करके आए बल्कि हमारे होने वाले आईएएस हैं। तो मुझे तो ऐसा अनपढ़ वाली फीलिंग आ रही है सामने बैठ के बीच में। पर मैंने बहुत हिम्मत जुटाई है कि मैं ये 2 होने वाले ऑफिसर्स का इंटरव्यू ले सकूं, तो ये हिम्मत मैंने जुटा ली है। और आज मेरे साथ यहाँ पर है खुशबू और मेरे साथ गगन मौजूद है। गगन 120th रैंक लेकर आए हैं यूपीएससी के एग्जाम में और 139 रैंक लेकर आई है खुशबू। और मैं आपको बता दूं कि गगन पहले भी आईपीएस थे, फिर भी इन्हें लगा कि अरे एक और बार देते हैं और आईएएस बन जाते हैं, ये छोटे मोटे में काम नहीं चलेगा। तो हमारे साथ दोनों गेस्ट मौजूद हैं। गगन के साथ मैं बातचीत स्टार्ट करूंगी। गगन, पानी पी लिया? हाँ मैम बिल्कुल। ठीक है, ये बोल रहे थे कि इंटरव्यू से पहले 2 बॉटल पानी पी के जाते थे 2 बॉटल पानी पीने से ज़्यादा प्यास बुझ जाती है। नहीं, जैसे हम इंटरव्यू बोर्ड में तो इंटर करते हैं नहीं तो काफ़ी नर्वसनेस होती है, तो खुद को कहाँ मैं एंगेज रख सकता हूँ। तो मैं ये सोचता था कि अच्छा पानी पीता रहूँगा तो उससे क्या नर्वसनेस नहीं आएगी फिर। या फिर जैसे वहाँ पे एक अटेंडर लेने के लिए आता है, असिस्टेंट रहता है इंटरव्यू बोर्ड का। तो मैं उससे बात करने लगा था, कैसा लग रहा हूँ, अच्छा तो दिख रहा हूँ, अच्छा कैसा माहौल है। तो उससे क्या है, वो नर्वसनेस है, आप कहीं पे एंगेज रहोगे तो एक नर्वसनेस ऑब्वियस आती ही है इंटरव्यू देने जाते हो, तो वो अपने आप ख़त्म हो जाती है। फ्री ऑफ कॉस्ट टिप है ये तो इस इंटरव्यू से पहले जब हम बातचीत कर रहे थे तो खुशबू बता रही थी कि जैसे अभी गगन ने भी कहा कि कितना वेल ड्रेस्ड और ये सबको अटेंशन देनी पड़ती है। तो खुशबू, आपका कैसा एक्सपीरियंस था, क्या लगता था जब इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते थे? जी, तो वही इंटरव्यू में हम यही डिस्कस कर रहे थे कि इंटरव्यू में बहुत चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं। अभी हम आराम से चर्चा कर रहे हैं बिना किसी टेंशन के, बट वहाँ पे बहुत ध्यान रखना पड़ता है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, और कोई क्वेश्चन आता है तो 2 सेकंड पॉज करना है, पहले सोचना है आंसर, फिर बोलना है, ऐसे ही नहीं बोलना। तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो अब तो ऐसा लगता होगा ना कि दुनिया का कोई भी इंसान मेरे सामने आके बैठ जाए मैं कर दूंगी हैंडल। जी, अब ऐसे लगता है कि एटलीस्ट मार्क्स तो नहीं मिलने, कुछ गलत भी हो जाएगा तो चल जाएगा। ठीक है गगन, स्टोरी से स्टार्ट करता है कि जैसा मैंने अभी बता ही दिया है दर्शकों को कि आप पहले भी यूपीएससी क्रैक कर चुके थे, तो क्यों ऐसा लगा कि नहीं ये इतना सफिशिएंट नहीं है, ये करना चाहिए, और क्या आपकी स्टोरी है? जैसे मैं एक नॉर्मल बैकग्राउंड से हूँ, पापा खेती करते हैं, मम्मी भी हाउसवाइफ है। अपना लगभग मेरी स्कूलिंग 10वीं तक सरकारी स्कूल में ही हुई थी। उसके बाद मैं कॉलेज में गया, आईआईटी बीएचयू से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया, बीटेक और एमटेक। तो वहाँ पे लास्ट, जैसे मेरा कोई बचपन से भी ऐसा सपना नहीं था कि मुझे आईएएस बनना है। क्यों, इतना छोटे बैकग्राउंड पर रह के इतनी बड़ी मैं उस टाइम सोचा भी नहीं था। कॉलेज में जब मुझे एक्सपोजर मिला, आसपास के लोगों को देखा, क्योंकि कॉलेज आईआईटी जैसे कॉलेज में पूरे देश के लोग रहते हैं, तो वहाँ से मेरे अंदर ये आया कि हाँ मैं ये क्वालिफाई कर सकता हूँ। और अंदर ऐसा होता है, मेरे अंदर ये जुनून था कि ये पढ़ना ही तो है, तो अगर अभी मुझे चीज़ नहीं आती तो मैं सीख लूँगा उसको। फिर मैं दिल्ली में आया, दिल्ली में मैंने कोचिंग नहीं की, सेल्फ स्टडी किया, बाकी ऑप्शनल मेरा मैथमेटिक्स था, उसकी ज़रूर मैं कोचिंग लिया था। फर्स्ट अटैम्प्ट मैंने आके यहाँ दिया, मैं इंटरव्यू तक पहुँच गया फर्स्ट अटैम्प्ट में। सेकंड अटैम्प्ट दिया, उसमें मेरा मेन से क्वालिफाई नहीं हुआ। फिर खुद के ऊपर डाउट होने लगा कि पता नहीं यार, या तो मैं सही नहीं हूँ, या फिर पिछली बार तुक्का लग गया जो इंटरव्यू हो गया, इस बार हुआ ही नहीं। थर्ड अटैम्प्ट में मैंने अपनी जो सारी जहाँ जहाँ मेरी कमजोरी रही थी, वीकनेस, उन पे मैंने काम किया और फिर मुझे आईपीएस मिल गया। जिस साल मुझे आईपीएस मिला था तो एक पेपर हमारे ऐसे का होता है, उसमें मेरे केवल 77 ही मार्क्स थे। तो जो तैयारी स्टार्ट किया था शुरू में था ही कि आईएएस बनना है, और आईपीएस बनने के बाद भी काफ़ी सारा सम्मान मिलने लगा। तो उसके बाद एक चीज़ होती है कि आप एक बार सर्विस में आ जाते हो तो पढ़ने का थोड़ा कम मन करता रहता है, लेकिन मैंने उसी चीज़ को
कंटिन्यू रखा। जैसे मैं पहले रहता था, जिस रूम में पहले रहता था, जिस तरीके से पहले रहता था, आईपीएस बनने के बाद भी मैंने उसी तरीके से रहना अपना कंटिन्यू रखा था। तो उससे फिर इस बार जब रिजल्ट आया, तो जो एक ड्रीम जॉब होती है, कोई भी एस्पिरेंट जब तैयारी करने के लिए आता है तो उसका ड्रीम होता है कि आईएएस बनना। तो मेरे लिए मैं काफ़ी बड़ा भाग्यशाली रहा हूँ कि वो सर्विस मुझे अब मिल जाएगी। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए, पर पहले खुशबू आपकी स्टोरी मुझे सुनिए। जी, मेरी स्टोरी ये है कि स्कूल के टाइम में मेरी फैमिली ने मुझे एक बार बोला कि यूपीएससी में भी आगे जाकर करना चाहिए, बट मेरे घर में भी कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता और मैं तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ती थी। तो माय फर्स्ट थॉट वाज इसके लिए न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता है, जो मैं नहीं कर सकती, तो मैं ये कभी नहीं दूंगी। बट आई वेंट टू कॉलेज, एंड कॉलेज में जाके आई रियलाइज्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एग्ज़ाम, एंड देन आई गेव इट अ सीरियस थॉट, और फिर मैंने इस एग्ज़ाम को अटैम्प्ट किया। मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाया था बाय 3 मार्क्स। तो फिर मैंने अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ी ट्वीक करी, एंड उसके बाद मेरे सेकंड अटैम्प्ट में आई वाज एबल टू गेट अ रैंक। तो क्या है ये स्ट्रैटेजी, एवरीबॉडी वांट्स टू नो। तो मेरे प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी में मैंने ये ट्वीक किया था कि एक तो मैंने सेल्फ स्टडी और न्यूज़पेपर से खुद के नोट्स बनाना, उनको बार बार पढ़ा, मतलब फिर न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही पड़ा। और दूसरी चीज़ ये कि मैं प्रीलिम्स में सोच कर गई कि मैं कितने क्वेश्चंस एटलीस्ट अटेम्प्ट करके आऊँगी। पिछली बार मैं क्योंकि बिग डे फैक्टर आ जाता है माइंड में, जिस दिन प्रीलिम्स था फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा, तो मैं बहुत नर्वस हो गई थी और मैं कम क्वेश्चंस अटैम्प्ट करके आई। तो मैंने अपने सेकंड अटैम्प्ट में ये स्ट्रैटेजी चेंज की कि एटलीस्ट 85 प्लस क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने ही हैं, तब जाके आई कैन थिंक ऑफ क्लियरिंग। ओके, तो ये तो सीरियस सवाल था। एक सवाल मुझे आपसे पूछना है, आपने इतने साल, आपने बोला पहले दिया तो सब हो गया, इंटरव्यू तक पहुंच गया, फिर प्रीलिम्स के लिए, मतलब बहुत सारे अप डाउन्स। मतलब अगर मैं अपना यूजुअल जर्नी की बात करूँ ऑफिस की, तो कभी भी मेरा मूड खराब हो जाता है। सुबह आते हो आज मूड खराब हो गया, कल मेरा नौकरी छोड़ने का मन कर देता है। यार ये क्या से आता है ये डेडिकेशन? नहीं, वो करना ही है। ये तो बिल्कुल सही है कि अप्स एंड डाउन्स हमेशा आते हैं। जैसे मेरी इस जर्नी के दौरान, जैसे मेरे दादाजी की डेथ हो गई थी, तो उन्हीं का एक सपना था कि मैं आईएएस बन जाऊं या फिर सिविल सर्विस के अंदर जाऊं। तो उनको कैंसर हो गया था। जब मुझे लगने लगा कि यार अगर मैं आज सिविल सर्वेंट होता या फिर आईएएस आईपीएस जैसी सर्विस में होता, तो उनकी डेथ तो पक्का नहीं होती फिर, क्यों उतने सारे रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल नहीं थे उस टाइम पे कि उनका एक अच्छे हॉस्पिटल में हम इलाज कर सकें। तो वहाँ से एक मुझे मोटिवेशन आया। वैसे जब दादाजी की डेथ हुई थी, तो उससे पहले 1 महीने पहले उनकी एग्ज़ाम से डेथ हो गई थी। तो उनके लिए उन्होंने मेरे से बोल दिया था, मेरे को घर वाले बताते भी नहीं थे कि इतना बीमार है। मुझे लगभग 2.5 साल तक मैं अपने घर पे नहीं गया था त्योहार पे किसी पे, क्यों एग्ज़ाम होती थी या फिर एग्ज़ाम के बीच में त्योहार होता था। घर वालों के सामने कभी कभी रोना भी आता था। मम्मी बोलती थी कि तू नहीं आएगा फिर हम कैसे फेस्टिवल को सेलिब्रेट करेंगे। तो मैं यही बोलता था कि जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद होली, दिवाली, रक्षाबंधन सब एक दिन ही हम मना लेंगे। तो उसके बाद वही हुआ। लास्ट ईयर जब सिलेक्शन हुआ, सब घर बार वाले, परिवार वाले, रिश्तेदार वाले, आस पड़ोस गांव वाले काफ़ी खुशी हुए। तो मैं यही बोलूँगा कि आप कितने भी स्ट्रगल आए, उन स्ट्रगल से आप सीखो, सेल्फ ऑनेस्ट रहो, सेल्फ कॉन्फिडेंस रहो और हार्ड वर्क करते रहो। बस मैं एग्ज़ाम देने जाता था, इतना मैं मेहनत करता, मतलब मेहनत करने के बाद मैं ये सोच के जाता था कि यार मेरा नहीं हुआ, नहीं तो किसी का नहीं होगा। फिर इस तरीके से आप मेहनत करो। क्वेश्चन को देख रहे हो तो बस आपको नहीं आ रहा तो ये सोचो कि यार मैं इतना पढ़ा हूँ, ये क्वेश्चन अगर मुझे नहीं आ रहा तो फिर 1-2 लोग ही होंगे जिनको ये क्वेश्चन आ रहा होगा। तो यार मतलब गगन की जितने भी टिप्स हैं ऐसे नोट पैड लेके लिख लो, बहुत काम आएंगे अगर स्पेशली आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो। खुशबू, ऐसा होता है जैसे हमारे घर में जनरली होता है, तो मेरी अब तो नहीं है, दादी होती थी तब, तो अगर हम पढ़ाई भी करते थे ना, तो मेरी दादी का होता था कि काम सारे आने चाहिए, इसको खाना बनाना, मतलब वो पढ़ाई से भी रोकती थी, बट उनका ये था कि चाहे मेरा भाई हो चाहे मैं हूँ, उनको सब आना चाहिए, तुमको करना सब आना चाहिए। तो आपके घर पे ऐसा होता था कि कमरा बंद करके आप पढ़ाई कर रहे हो, मम्मी बाहर से कम खाना ही लगवा दे, ऐसा कुछ? जी, एक्चुअली मेरे घर में बिल्कुल ऑपोजिट केस था, और आई एम वेरी ब्लेस्ड। शायद मैं इसलिए ही बहुत इतना सपोर्टिव इकोसिस्टम था मेरे लिए। मैं सिर्फ अपने रूम में बैठ के पढ़ाई करती थी। मेरे रूम में किसी को आना अलाउड नहीं था, मेरे मम्मी पापा और भाई के अलावा। तो मेरी मम्मा मेरे लिए कभी कभी मेरे को हाथ से खाना भी खिलाती थी, क्योंकि मैं पढ़ रही होती थी और मैं कहती थी मुझे नहीं खाना। तो इसलिए उन्होंने मेरे लिए बस तो इसलिए उन्होंने मेरे लिए सब कुछ किया है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देती थी। अच्छा, फिर ऐसे वाले रिश्तेदार नहीं मिलते थे जो आते थे घर पे और फिर आप बाहर नहीं आते होंगे, तो ऐसा क्या
पढ़ रही है, हमारे बच्चे भी पढ़े, ऐसा वाला टैंट्रम थ्रो करते हो? नहीं, ऐसे रिश्तेदार नहीं मिले। और अगर कोई आता भी था तो मैं जिस रूम में होती थी मैं बोल देती थी कि प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करना। तो मेरे जो फैमिली है वो मेक श्योर करती थी कि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, शोर भी कम से कम हो, मेरे रूम में भी कोई नहीं आएगा। तो मेरे लिए बहुत अच्छा इन्वायरमेंट था। तो जो सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को डांट रहे हैं भर भर के, ये भी इम्पोर्टेंट टिप है, पढ़ने दो उन्हें, ठीक है? तो गगन, एक सवाल मेरा आपसे था कि आपने बोला कि बहुत सारे फेजेस जब चेंज होते हैं तो बहुत सारी डिफ़िकल्टी सामने होती है। आजकल ना मतलब थोड़ा सा सीरियस कॉस्ट, मैंने बोला था फन कॉन्वर्सेशन रखेंगे, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत जल्दी आजकल लोग ना, जैसे मेरे छोटे नीज नेफ्यू है, मैं एग्जाम्पल देके इसलिए पूछ रहा ताकि लोग रिलेट कर पाए, तो वो बहुत जल्दी ना डिसअपॉइंट हो जाते हैं। मतलब अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए, आजकल आप बच्चों को कुछ बोल भी नहीं सकते हो बहुत आसानी से। पेरेंट्स जैसे हमारे ज़माने में होता था 2 चांटा लगाएगा नहीं मार्क्स आए, बट आज भी वैसा नहीं हो सकता है। तो बहुत इमोशनली बहुत बच्चे वीक हो गए हैं। तो ये एक चीज़ आपकी तरफ से अगर कुछ कि हाँ इससे आप ऐसे डील कर सकते हो, या बच्चों को इस प्रोसेस में आपको बड़ा करना चाहिए सो दैट वो ये सब चीज़ें झेल सके, क्योंकि यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाते हैं बच्चे, तो हम देखते हैं कि खबर आ रही है सुसाइड कर लिया, ये हो गया वो हो गया। तो आप नहीं, ये तो बिल्कुल सही है कि जो आजकल एक जो मेंटल हेल्थ है वो काफ़ी बड़ा इशू बन गया है, और इसके ऊपर समाज में लोगों में काफ़ी चर्चा का विषय भी है ये। मैं मानता हूँ कि जितने भी स्ट्रगल फेज होते हैं उनमें आपके जो चाहने वाले लोग हैं, जैसे मुझे भी कभी भी दुख होता था मैं अपनी मम्मी से पापा से, तो उन सब के साथ आप शेयर करो ये सारी बात, आपको जो भी प्रॉब्लम्स है वो इसका सॉल्यूशन बताएंगे। अगर आप मम्मी पापा से नहीं कर सकते तो आपके फ्रेंड्स हैं उनको आप बताओ कि भाई मुझे ये टाइप की दिक्कत है, मैं इनको कैसे, इनका सॉल्यूशन हो सकता है। इसके साथ साथ ही आपकी जो सफलता है उसको कभी मार्क्स से जोड़ के मत देखो कि ये मेरे इतने मार्क्स आए हैं फिर कम मार्क्स आए हैं, क्योंकि इस एग्ज़ाम में एक मार्क्स पाना और एक अच्छा इंसान बनना दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हो सकता है कि आज हम सिविल सर्वेंट्स बन गए और अच्छे मार्क्स हमने प्राप्त कर लिए, लेकिन एक अच्छा इंसान बनने के लिए हमको अभी भी बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेंगी। तो इन सारी चीज़ों का हमें काफ़ी ध्यान रखने की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ ही जैसे हम पढ़ाई की तरफ तो काफ़ी ध्यान देते हैं, लेकिन हमारा जो हेल्थ कंडीशन है, जैसे मैं सुबह उठ के योगा करता था, मेडिटेशन करो, आपस में लोगों के साथ कभी बातचीत भी कर लो, मूवी देख लो, इस टाइप के खुद को इंगेज रखो। केवल एक ही चीज़ के प्रति नहीं कि पढ़ना ही है पढ़ना ही है, अगर आपसे पढ़ाई नहीं हो रही फिर भी पढ़ना है, नींद आ रही है फिर भी आपको पढ़ना है, क्योंकि आपको किसी ने बोल दिया कि यूपीएससी के लिए आपको 18 घंटे पढ़ना है। तो उस वजह से लोग, जो फेक न्यूज़ होती है या फिर अफवाह होती है, फिर ऐसी टाइप की न्यूज़ होती है जिनसे लोग डिमोटिवेट ज़्यादा होते हैं, तो उन चीज़ों से थोड़ा बचे और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट लोगों के साथ रहे। जैसे मेरा ये फंडा क्लियर था कि अगर इस आदमी से मेरे अंदर नेगेटिविटी आती है तो उससे मैं दूर रहता था। काफ़ी बार तो मैं उससे बोल भी देता था कि भाई मैं तेरे से मिलने में मुझे इंटरेस्टेड नहीं है, तो तू मेरे से थोड़ा दूर ही रहा कर। तो खुशबू, अभी मैं आपको सुन रही थी तो आप बोल रहे थे कि मतलब आप बहुत ही अच्छी बच्चा की मॉम बोल रही थी, तो ऐसा कैसे होता है? कभी डांट नहीं पड़ी? नहीं, आई डोंट रिमेंबर मुझे कभी डांट पड़ी हो। मैं अगेन आई एम वेरी ब्लेस्ड, बहुत ही सपोर्टिव एनवायरनमेंट था एंड मुझे बोलने से पहले सब कुछ मिल जाता है। तो डांट भी आई थिंक उस लेवल पे आती है कि मैं तंग हो रही हूँ और मैं कुछ कर रही हूँ या जो भी। स्कूल से टॉपर हो गया, फर्स्ट पोजीशन क्लास में? Yes, I was a topper in school, which is a reason कि my family thought that I should give this an attempt. तो इसलिए हाँ, मेरे को पढ़ाई के लिए कभी डांट नहीं पड़ती थी, मुझे खाने के लिए ज़रूर कभी कभी डांट पड़ती है, बिकॉज आई एम नॉट अ फूडी, सो उसके लिए कभी कभी। और जैसे आपने बोला कि आपने सोचा जब आप बहुत सीरियस हुए थोड़ा कॉलेज में जाने के बाद पढ़ाई को लेके, तो अब क्या मोटिव है कि यार अब मेरे हाथ में ये पावर आ गया, द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर वी से इन आवर कंट्री, तो ये पावर अभी आपके पास है, तो क्या एक अप्रोच है कि यार इस माइंडसेट के साथ मुझे अब इस फील्ड में एंटर करना है? इट इज़ राइटली सेड, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब सिर्फ पावर नहीं आई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आई है। इट्स नॉट जस्ट अ पोजिशन कि मैंने कुछ किया है, इट इज़ ऑल्सो दैट आई एम अ पब्लिक सर्वेंट नाउ, सो आई हैव टू वर्क टूवर्ड्स इट एज वेल। सो बेस्ड ऑन द ट्रेनिंग दैट आई बी गिवन एंड ऑल ऑफ दैट, आई वॉन्ट टू इंश्योर कि एटलीस्ट कुछ तो मैं इंडिविजुअल अपनी कैपेसिटी में कर पाऊँ, जिससे मतलब किसी के लिए कुछ बेहतर हो पाए, कि मैं भी कभी सोच पाऊँ मैंने किसी की ज़िंदगी के लिए कुछ बेहतर किया है। ग्रेट, आई वुड लव टू इंटरव्यू अगैन विद योर मैनी मोर अचीवमेंट्स। तो गगन, एक चीज़ मुझे आपसे पूछनी है कि जैसे मेरा पर्सनल इंट्रैक्शन बता रही हूँ मैं, कि जैसे होता है कभी कभी बहुत अच्छा रहा है, कभी कभी बहुत ख़राब रहा है, जैसे आप IPS रह चुके हैं, तो क्या ऐसा होता है कि दादागिरी आ जाती है और
कि अब तो हम देख लेंगे टाइप वाला, ऐसा होता है? नहीं, मेरे अंदर तो ऐसा नहीं था, क्योंकि लास्ट ईयर में आईपीएस बना था, तो उसके बाद ट्रेनिंग में जाना था, तो मैं तो ट्रेनिंग से लीव ले लिया था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव। ओके। तो मैं तो एक तरीके से स्टूडेंट की तरह ही यहाँ पे दिल्ली में रहता था। मेरी बस बिल्डिंग वाले मुझे जानते थे कि आईपीएस है, बाकी आसपास में जो लोग थे उनको किसी को नहीं पता था। एक बार ऐसे ही घूम रहा था तो मैच देखने के लिए गया था, तो फिर पुलिस वाले ने रोक दिया कि भाई रुक यहीं पे, फिर मैं रुक गया। तो उनको क्या बताना। IPS को पुलिस वाले ने रोक दिया। हाँ, तो भाई उनकी वो जिम्मेदारी है, बिल्कुल। और अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि अगर हम उस लाइन को क्यों क्रॉस कर रहे हो। अगर मैं आईपीएस था, मैं किसी को अननेसेसरी बताता नहीं भी नहीं था कि यार मैं आईपीएस हूँ, फालतू का क्यों भोकाल बनाना फिर। मतलब खुद की आइडेंटिटी को मैं छुपा के मैंने रखा था। इसका कारण यही था कि अगर मैं लोगों को ज़्यादा बताऊंगा तो लोग मुझे स्टार की तरह देखने लगेंगे और फिर मैं वो सब पढ़ नहीं पाऊंगा। तो क्यों, और ये मैं इसलिए रखा कि जो एक सपना था आईएएस बनने का, वो कहीं ना कहीं मेरा कम ना हो जाए, तो फिर वो सपना बना रहा। ऐसे अब ना कोई लाइन में रोकेगा, ना कोई कुछ बोल पाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अगर जहाँ गलत होंगे वहाँ कोई रोकेगा तो बिल्कुल रुक जाएंगे। ये होना चाहिए, आप किसी भी पोजीशन पे हो, बट ये होना चाहिए कि आप उतने ही सॉफ्ट भी हो। खुशबू, जब आप मतलब वैसे तो आपने बता दिया है कि आप अपने रूम में लॉक्ड रहती थी, बट फिर भी कुछ हॉबीज़ होती होंगी, तो अपने जब पढ़ाई से ऊब जाते हैं या होता है तो खुशबू क्या करती थी? जी, मैं मूवीज़ भी देखती थी, टीवी सीरीज़ भी देखती थी। जब मेरा मेंस हो गया था तो मेंस का रिज़ल्ट काफ़ी टाइम बाद आता है, तो काफ़ी ब्रेक टाइप होता है, उसमें मैंने नॉवेल्स भी पढ़ी हैं। एंड उसके अलावा मुझे यूकेलेले बजाना काफ़ी अच्छा लगता था, तो मैं वो भी बजाती थी जब मुझे अच्छा लगता था। गगन, आप अकेले रहते थे, आपने प्रिपरेशन की, खाना वाना बनाते थे खुद? हाँ, 11th-12th में तो मैं खुद से ही मतलब खाना बनाया था। उस टाइम तो मैं और एक मेरे चाचा का लड़का रहता था। कॉलेज में गया, वहाँ मेस थी, लेकिन यहाँ जब आया तो खुद से खाना बनाना फिर पढ़ना, तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो रूम के लिए जो एक मेड आती है वो मैंने लगवा ली थी, सब्जी लाना, सामान लाना, ये हम खुद से ही करते थे। तो इनमें काफ़ी वो लगता था। बाकी तो वैसे तो रहता था मैं अकेला ही था फ्लैट में, तो और सारे भी लोग रहते थे घर से बाहर, मम्मी पापा। आईएएस क्रैक करने के बाद, अभी यूपीएससी क्रैक करने के बाद सबसे अच्छी चीज़ क्या हो रही है कि ये वाह, बस ये चाहिए था मुझे? मतलब ये चाहिए था मुझे ऐसे तो नहीं है, पर द काइंड ऑफ हैप्पीनेस जो मैं अपनी फैमिली को दे पा रही हूँ, जो मेरे नाम से कुछ वो है कि मैंने कुछ दिया है, वो जो एक फीलिंग है ना, इट इज़ वेरी अनडिस्क्राइबेबल। मतलब आई न्यू कि मेरी लाइफ चेंज होगी, बट मेरे साथ बहुत लोगों की लाइफ चेंज हुई है, जिनकी लाइफ मेरे से जुड़ी हुई है, जो मेरे बहुत क्लोज हैं, उनकी लाइफ भी चेंज हुई है। तो इट इज़ अ वेरी बिग, वेरी प्राउड मोमेंट फॉर माई सेल्फ एज वेल। अच्छा, कभी ऐसा होता था कि मतलब घर में ऐसे लड़ाई हुई, मम्मी जैसे, खैर आपको तो डांट ही नहीं पड़ती थी, सवाल ही इररिलेवेंट है मेरा तो, पर जैसे ऐसा होता है बचपन में मम्मी कर ले, तू अपनी लाइफ ख़राब करेगी, हमारा क्या मत पढ़, ऐसा वाला कभी हुआ है? नहीं, मेरे केस में ऐसा ही था कि मैं रूम में होती थी तो उनके हिसाब से मैं पढ़ ही रही हूँ। तो जैसे गगन जी भी बहुत बार मेंशन करते हैं कि अपनी सेल्फ ऑनेस्टी बहुत नेसेसरी है, तो मेरे केस में वही था कि मैं अपने आप को ही डांटूँ, मैं अपने आप को ही समझाऊँ। टीवी देखने का मन कर रहा है तो मैं अपने आप को ही बोलूँ कि नहीं यार, अच्छा थोड़ी देर बाद देख लेंगे, आधा घंटा पढ़ के 10 मिनट का ब्रेक लेके फिर आधा घंटा पढ़ेंगे। तो वो खुद ही मैं अपने आप को डांट कर समझा लेती थी। कहाँ से आते हैं ऐसे बच्चे, इसीलिए हमें डांट पड़ती है, यही रीज़न है। तो आपके साथ ऐसा हुआ है बचपन में, डांट वाट पड़ी हो खूब? नहीं, बचपन में तो मैं पढ़ाई के लिए मुझे कभी डांट नहीं पड़ी थी, और घर वालों ने कभी मेरे से बोला भी नहीं। जैसे काफ़ी बार होता नहीं, बच्चे खेल रहे हैं तो जाके तू पढ़ ले, तो पढ़ाई के प्रति मैं सिंसियर था शुरू से ही। बस घर वाले से जैसे डेली बात होती थी तो मम्मी पापा यही पूछते थे कि तू खाना टाइम पर खा रहा है, रहे अच्छे से रहा है, किसी टाइप की तुझे दिक्कत तो नहीं है। तो उन्हीं चीज़ों के ऊपर मेरा फोकस रहता था। बाकी कभी पेपर देख आया तो ये भी नहीं पूछते थे कि पेपर कैसा हुआ है। उनको पता था कि उनको भी इतना पता नहीं था, और हमेशा ये बताना होता है कि अच्छा ही हुआ है, अच्छा ही हुआ है। तो फिर वो पूछते भी नहीं थे। कि इंटरव्यू के टाइम पे ज़रूर लास्ट ईयर पूछा था, क्योंकि जब 2 बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो पापा जी को भी थोड़ा वो हताश निराश होते हैं। रिजल्ट से 2 दिन पहले मुझे बताया नहीं था, उनका बीपी बढ़ने लग गया था कि आज रिजल्ट आने वाला है, तो फिर पता नहीं होगा नहीं होगा। होता है कभी जैसे कि होता है कि पेरेंट्स को लगता है कि यार अब 2 साल दे दिया आपने अपने, अब कुछ जॉब वॉब ढूंढ लो या ऐसा? हाँ, वो तो प्लान बी के बारे में तो बोलने ही लग जाते हैं फिर कि यार ये जो स्टेट पीसीएस होते हैं, एसएससी सीजीएल होते हैं, इनके बारे में भी ट्राई कर सकता है फिर। और सिमिलर ऐसी एग्ज़ाम होती है जो यूपीएससी करवाती है, तो वो भी एग्ज़ाम ट्राई कर सकते हैं। खुद के अंदर मेरा ऐसा था कि मैं 2-3 साल अच्छे से करूँगा। 2 साल बाद खुद के ऊपर ही ऐसा होने लगा कि यार क्यों यूपीएससी में आ गया। मेरी इंजीनियरिंग में अच्छा था, मैं सिविल इंजीनियरिंग में मेरे 8.8 सीजीपीए थे कॉलेज में,
तो एक मन ऐसे करने लग गया कि यार मैं गेट कर लेता हूँ, PSU में चला जाऊँगा या फिर इंजीनियरिंग सर्विस में, क्योंकि साथ वाले और दोस्त थे वो इंजीनियरिंग सर्विस में जा रहे थे। लेकिन यही होता है कि आपकी जो ये स्ट्रगल है ये आती रहेंगे, आपका जो एक गोल है अगर वो फिक्स रहेगा और उस तरीके की अगर आप मेहनत करोगे तो एक ना एक दिन सफलता बस मिलेगी। अगेन नोट कर लो। खुशबू, जैसे यूनिवर्सली खासकर इंडिया में पेरेंट्स का एक गोल होता है, खासकर अगर आप लड़की हो तो ज़रूर होता ही होता है कि अच्छा अब तुम सेटल हो गए हो, अब जॉब लग गई है, शादी कर लो, तो IAS बन गए हो, तो अभी मम्मी का गोल नंबर 2। अभी मेरी फैमिली के हिसाब से मैं बहुत छोटी हूँ, वैसे भी बहुत छोटी हूँ, और मेरी फैमिली के हिसाब से मैं बहुत छोटी हूँ। अगर उन्हें कोई बोलता भी है, माई ब्रदर रिसेंटली गॉट मैरिड एंड तो अगर कोई अब मिलता है तो दे आस्क दिस क्वेश्चन दैट अब लड़की, बट वो खुद ही बोलते हैं कि लड़की अभी बहुत छोटी है, लड़की अभी हमारे साथ रहेगी। तो रिश्तेदार से बोलते होंगे कि घर पे UPSC की तैयारी करो तो बच्चे, तो रिश्तेदारों को ऐसे लगता है ना कि अरे ठीक है कुछ नहीं तो UPSC की तैयारी कर रहे, तो ऐसे रिश्तेदार बोल के जाते होंगे? नहीं नहीं, मेरे केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। आई ऑलवेज न्यू कि मतलब कहीं ना कहीं तो सेटल होना ही है, तो इफ़ नॉट दिस देयर वुड हैड बीन अनदर जॉब और एनीथिंग। तो ऐसा कोई केस नहीं है। माई रिलेटिव्स वर ऑल्सो वेरी सपोर्टिव। तो ये जितने भी लोग मीम बना रहे हैं रिलेटिव्स के ऊपर, मीम खुशबू एंड खुशबूज रिलेटिव्स। तो एक और चीज़ होती है कि अपना होता है ना कि जैसे आपने बोला कि यू हैड अ प्लान बी, तो UPSC के साथ प्लान बी लेके चल रहे थे साथ में? नहीं, इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट आई डिड नॉट थिंक एट ऑल ऑफ अ प्लान बी, एंड इवन मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट जब क्लियर नहीं हुआ था प्रीलिम्स, तो जिस दिन रिजल्ट आया था प्रीलिम्स का, तो हम चारों साथ बैठे हुए थे, मैं और मेरी फैमिली, एंड आई स्टिल रिमेंबर मेरे पापा ने बोला कि इस बार पहला स्टेज है प्रीलिम्स, वही क्लियर नहीं हुआ, जिस दिन क्लियर होगा ना प्री मेंस इंटरव्यू साथ में क्लियर होगा, हम वो मिलेगा। तो आई वॉज वेरी सर्टन कि मेरे को एक और एटलीस्ट एक अटैम्प्ट ऐसा ज़रूर देना है जिसमें मैं इंटरव्यू स्टेज तक पहुँच पाऊँ। तो मैंने फ़र्स्ट अटैम्प्ट के बाद अपना SSC CGL वगैरह के पेपर भरे, बट क्योंकि मैं उनके लिए बिल्कुल पढ़ती नहीं थी, क्योंकि मैं UPSC के लिए पढ़ती थी, तो इवन आई कुड नॉट क्लियर दी SSC CGL फर्स्ट Tier 1 पेपर। बट डिफरेंस होता है बहुत? आई थिंक डिफरेंस होता है। पीपल से दैट सिलेबस इज़ वेरी सिमिलर। आई थिंक ऐसा बिल्कुल बहुत सिमिलर वाली बात तो नहीं है, उसके लिए अलग पढ़ना पड़ता है, उसके लिए ज़्यादा मैथ्स पढ़नी पड़ती है, ज़्यादा डिटेल में फैक्ट्स को लर्न करना पड़ता है, जैसे एग्जैक्ट डेट क्या है, एग्जैक्ट थीम क्या है, वो सब UPSC में एग्जैक्टली नीडेड नहीं होता है। तो इसलिए वो जो डिफरेंस था वो मैंने ऐसे कभी डेट्स याद नहीं करी, तो मैं SSC CGL का पेपर देने गई तब भी याद करके नहीं गई थी। आई वाज लाइक होगा तो बढ़िया है, वरना मैं तो UPSC के लिए ही पढ़ रही हूँ, ये तो मैं दे आई हूँ बस जाकर। अच्छा, जो लोग कहते हैं कि UPSC टफेस्ट एग्जाम है, तो अब तो आपने क्रैक कर लिया, आपने तो 2 बार क्रैक किया है, तो अभी भी लगता है कि अब लगता है कि इतनी है, इतना भी टफ नहीं था? नहीं, टफ तो इतनी नहीं है। बाकी इसके बारे में जैसे काफ़ी चीज़ अफवाहें मार्केट में भी फैली हुई है, यूट्यूब पे है या फिर इधर उधर से है कि इतना ज़्यादा सिलेबस है, अंडर द सन कुछ भी आ रहा है वो सब कुछ पढ़ना होता है। इतना बिल्कुल सिलेबस नहीं है। UPSC ने अपना सिलेबस डिफाइन किया हुआ है, ये चीज़ पढ़ना है यहाँ, तो और वो सारी चीज़ हमको अगर पहले से सिस्टमेटिक तरीके से अगर हम पढ़े, स्मार्ट वर्क के साथ साथ हम हार्ड वर्क भी करें, तो इस सफलता को अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। बहुत सारा सिलेबस होता है UPSC में। नहीं नहीं, बहुत सारा नहीं होता, बस कुछ कुछ सेलेक्टेड चीज़ होती है, वो आपको अच्छे तरीके से पढ़नी होती है। और अगर आपके पास एक प्रॉपर गाइडेंस है तो बहुत सारे लोग पहले अटेम्प्ट में भी करते हैं। जैसे अभी खुशबू जी ने दूसरे अटेम्प्ट में कर लिया था, लगी माँ जी थी उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लिया था, मुझे 4 प्रयास लगे इसमें। तो इसमें गाइडेंस का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टार्टिंग में जैसे मैंने कहीं से सुना कि योजना पढ़ना है तो मैं योजना लेके आ गया सारी 12 महीने की खरीद के। कहीं से सुना कुरुक्षेत्र पढ़ना है तो कुरुक्षेत्र लेके आ गया, लेकिन बाद में पता चला कि पढ़ना उतना ही है जितना एग्जाम में याद रह जाए। तो इस तरीके से आपका अगर हो तो जब जैसे मैं बिल्कुल नॉर्मल बैकग्राउंड से था, तो अगर मैं कर सकता हूँ तो इसको कोई भी कर सकता है। लेकिन बस ये है कि लोगों को सोचना है, हार्डवर्क करना है, और ये सोचना है कि हमको एग्जाम में बनाया क्या जाएगा। मैं यही सोचता था कि आप मेहनत करने से कभी डरो मत, ये सोचो कि जिस दिन रिजल्ट आएगा तो हमें एक ज़िले का IAS बनने के बाद एक ज़िले का DM बनेंगे या फिर SP बनेंगे या फिर IRS बनेंगे। तो उस चीज़ को आप सोच के देखो और उसके अकॉर्डिंग अगर आप मेहनत करोगे तो आपको लगेगा कि यार मेहनत इतनी कहाँ कर रहे हैं। कितने घंटे पढ़ाई करता था? नहीं, मैंने घंटे से तो ऐसे कभी पढ़ाई नहीं की थी, और ऐसे मैंने कभी टाइम टेबल भी नहीं बनाया। अच्छा। क्यों, जब मुझे अगर 11 बजे नींद आती थी तो मैं 11 बजे सो गया, रात को 2 बजे भी नींद आई तो फिर 2 बजे तक भी पढ़ लिया। बाकी इधर उधर दोस्तों के साथ घूमना, कभी छोटे छोटे वीडियोस देख लिए, वो सारा चीज़ करना, योगा करना, बाहर पार्क में ऐसे घूमने चले गए, तो वो सारी चीज़ भी करते थे क्योंकि वो सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी मोनोटोनस हो जाती है फिर अगर आप पढ़ते रहोगे।
क्यों मैं 2 अटेम्प्ट मैंने ऐसे दिया था कि मैं कुछ नहीं करता था, बस पढ़ता ही पढ़ता था। एक अटेम्प्ट में तो खाना खाते टाइम भी मैं फ़ोन में ऐसे ही पढ़ रहा हूँ, वो स्क्रीनशॉट ले रहा के उनको देखे जा रहा हूँ। उस अटेम्प्ट मेरा मेंस ही नहीं हुआ फिर। एक इंटरव्यू हुआ था उसमें मतलब किसी और मीडिया चैनल पे वो इंटरव्यू हुआ था एंड शी इज़ IAS ऑलरेडी। तो उन्होंने ये कहा था कि अगर आपको किसी की लाइफ ख़राब करनी है तो आप उसको UPSC की प्रिपरेशन में धकेल दो। उसको बोलो कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो और तुम कर निकाल सकते हो UPSC एंड देन आप इमोशनली मेंटली आपका सब चला जाता है उसकी तैयारी करने में। क्या आपको ऐसा लगा व्हेन यू वर प्रिपेयरिंग? मुझे लगता है कि अगर आप इसके लिए खुद से राज़ी नहीं है तो आपके लिए ऐसा ही होगा कि आपकी लाइफ ख़राब हो गई है, क्योंकि इतना मतलब काफ़ी पढ़ाई तो चाहिए ही है, और अगर आप दिल से नहीं पढ़ रहे हो, आप अपने लिए नहीं पढ़ रहे हो, तो फिर आप वो नहीं कर सकते। आप तंग ही होगे कि बहुत पढ़ाई है यार, नहीं हो पा रही। बट अगर आप सोच लो कि आप करना चाहते हो तो हर साल बहुत लोग करते हैं, वो भी हम सारे भी नॉर्मल लोगों जैसे ही हैं, तो कोई भी कर सकता है, पर वो खुद को एक रीज़न पता होना चाहिए कि मैं करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो जैसे गगन ने अभी बताया कि वो किस तरीके से पढ़ाई करते थे, तो आपका डायरेक्शन, आपका गाइडेंस क्या था? क्या आपने प्रॉपर्ली कोचिंग लिया या फिर हाउ डू यू स्टडी? जी, मैंने कोचिंग भी लिया था और मैं सेल्फ स्टडी भी करती थी, और मैं भी टाइम टेबल नहीं बनाती थी। नहीं, टाइम टेबल तो मैं बनाती थी ऐसे, बट मैं घंटों के हिसाब से नहीं बनाती थी। मेरा एक टू डू लिस्ट होता था कि महीने में ये होना है, वीक में ये करना है कंप्लीट, और वीक के हिसाब से फिर हर दिन ये गोल्स हैं मेरे। तो मैं ये मेक श्योर करती थी कि मेरे वो गोल्स मीट हों। उसके बीच में अगर मेरे वो गोल्स मीट हो रहे हैं तो मैं कितना भी सोऊं, कितना भी टीवी देखूं, इट डजंट मैटर। मतलब जितनी टू डू लिस्ट बनाई वो पूरी होती थी? हाँ जी, अब मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स पूरी होती थी। कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता था तो उसके लिए बफर डेज भी होते हैं, जैसे वीकेंड कैन बी केप्ट एज बफर डेज, ताकि अगर कुछ रह गया है तो वो वीकेंड पे कवर हो जाए। मैं जब टू डू लिस्ट बनाती थी ना स्कूल में, तो पहले मैं बनाती थी 2 महीने की एग्ज़ाम से पहले, फिर वो पूरी की पूरी होती थी 1.5 महीने में, क्योंकि 15 दिन में कुछ नहीं क्योंकि सारी टू डू लिस्ट पूरी हो रही है। ओके, दैट्स द डिफरेंस। ठीक है, रैप अप करने से पहले आखिरी कमेंट्स, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए आपका एक एडवाइस कि ये आपको करना है, ऐसे आपको करना है एंड टाइम वेस्ट नहीं करना है, दिस इज़ द डायरेक्शन। मैं 4-5 चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो, सेल्फ ऑनेस्टी रखो, डेडिकेशन करो, हार्ड वर्क करो, और आपको जो भी अगर जब माता पिता का एस्पिरेशन हो, जो भी हो, उन सब चीज़ों के प्रति खरा उतरो। और मन के अंदर कभी ऐसा कुछ लगे कि यार ये काम मुझे नहीं करना चाहिए था, तो वो काम मत करो। इनके साथ साथ ही आप अपने घर परिवार वालों से, माता पिता वालों से, उन सब से भी जुड़े रखो। और UPSC को ये मत बनाओ कि ज़िंदगी का सवाल है, अगर ये नहीं हुआ तो मैं ज़िंदगी में बर्बाद हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। इसके अलावा भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। तो बस यही है कि अगर आप इन सारी चीज़ों के साथ तैयारी करोगे, तो जैसे मैं सफलता प्राप्त कर सकता हूँ, तो मुझे लगता है कि कोई भी कर सकता है। बस उसके अंदर ये है कि किसी दूसरे से सुन के या फिर दूसरे को देख के वो अपना डिसीजन नहीं बनाए। बस खुद के अंदर है कि वो कर सकता है, उसके अंदर उस टाइप का एप्टीट्यूड है, तो वो कहीं ना कहीं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकता है। खुशबू, कोई पर्टिकुलर कोचिंग लेना क्या मैंडेटरी है, या फिर जो लोग सेल्फ स्टडी करते हैं इट्स मोर देन इनफ? नहीं, आई थिंक कोचिंग लेना बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है। अगर आप सेल्फ स्टडी से कर पा रहे हो तो ऑल्सो वेल एंड गुड। एंड आजकल तो यूट्यूब वगैरह पे बहुत सारे कोचिंग फ्री में मिलता है, तो अगर आप उसका हेल्प लेना चाहते हो, या गूगल पे भी बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जिनमें फ्री में कंटेंट मिलता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से बहुत अच्छी हेल्प मिलती है, तो वो सब भी आप यूज़ करके सेल्फ स्टडी आराम से कर सकते हो। अच्छा, कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ ड्यूरिंग द इंटरव्यू और समथिंग जब बहुत ही ख़राब मोमेंट हो गया और लगा कि शिट यार ये क्या कर दिया मैंने, नहीं करना चाहिए था, और या फिर ऐसा लगा कि मैं नहीं कर रही है, क्या है ये? नहीं, ऐसा कोई मोमेंट मुझे अभी याद नहीं आ रहा। मैं क्यों पूछ रही हूँ उनसे ऐसे सवाल? दे आर ऑल वेल प्रिपेयर्ड, माय बैड, सॉरी। तो इंटरव्यू खत्म करते हैं यहाँ पे। थैंक यू गगन एंड थैंक यू खुशबू फॉर योर टाइम, क्योंकि मुझे नहीं पता इसके बाद मुझे शायद इनका टाइम लेने के लिए स्पेशली अर्जी देनी पड़ेगी, उसके बाद शायद मुझे इनका अपॉइंटमेंट मिले। टुडे आई एम सो प्रिविलेज्ड टू हैव बोथ ऑफ देम। थैंक यू सो मच एंड आई थिंक आपको भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। सो UPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं तो भी ये इंटरव्यू ज़रूर देख लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। ABP लाइव को सब्सक्राइब कर लीजिए।